बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स, आप सभी ने होली का त्यौहार अच्छी तरह मना लिया होगा। आज हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लास में जुड़ रहे हैं और जो चैप्टर आप पहले पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग मील प्लानिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने छुट्टियों से पहले जो आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें फैक्टर्स इफेक्टिंग मील प्लानिंग पोर्शन को पढ़ाया था। आज हम लोग मील प्लानिंग में मीनू प्लानिंग क्या होता है, दैनिक आहार तालिका बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रतिदिन के आहार में जिन पदार्थों का चुनाव किया जाए कैसे किया जाए, क्या होना चाहिए, ये समस्या जो मील प्लानर होता है उसके सामने हमेशा एक चुनौती बनकर खड़ी होती है। जो आमतौर पे घरों में प्लानिंग होती है वो घर की जो हाउसवाइफ होती हैं, गृहिणी होती हैं, वही प्लान करती हैं। तो प्लान करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से भोज्य पदार्थों का चयन करना है, किन का नहीं करना। ख़ास तौर से जो भोज्य पदार्थों का चयन होता है वो किसी भी परिवार के व्यक्ति की और परिवार की रुचियों को पर निर्भर करता है कि उनका किन चीज़ों को लेने में इंटरेस्ट है, किन को लेने में नहीं इंटरेस्ट है। लेकिन बहुत सी जो हाउसवाइफ होती हैं वो बिना प्लान के चलती हैं। जो कुछ भी है घर में आई किचन में और जो कुछ भी है फटाफट लेकर बनाना शुरू कर दिया। तो या तो वो चीज़ पहले से पूरी तरह उपलब्ध होनी चाहिए घर में, जो वो बनाने जा रही हैं उसकी मात्रा समुचित होनी चाहिए, पूरी मात्रा होनी चाहिए। तो जब ऐसे अनप्लान्ड ढंग से भोजन पकाया जाता है तो या तो वो भोजन पूरा नहीं पड़ता और या फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होता। कई सारी ऐसी बातें हैं। तो ऐसे में देखो आप देखें स्टूडेंट्स, ये मैं अपनी वाली जो बुक है संपूर्ण आहार एवं पोषण विज्ञान उसी से पढ़ा रही हूँ और उसके पेज नंबर 16 पर पार्ट 2 का पेज नंबर 16 है जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप अपनी बुक में ये चैप्टर, ये पेज खोल लीजिए ताकि आपको मेरी हर बात समझ में आए। ऐसे में क्या होता है कि जो भोजन पकाया जाता है, जो मैंने कहा कि अनप्लान्ड, तो जिसकी सामग्री या उस समय घर में उपलब्ध हो वही भोजन पक सकता है। लेकिन अगर हम प्लान कर लें तो हम भोजन में विभिन्नता उत्पन्न कर सकते हैं और परिवार के सभी सदस्यों की जो रुचि है उसके अनुसार भी हम भोजन प्लानिंग करके तैयार कर सकते हैं। तो एक दिन पहले ही हमें जो भोजन बनाना है दूसरे दिन वो सुबह से लेकर शाम तक, मैंने कहा कि वन डे मीनू प्लानिंग होनी चाहिए। वन डे मील प्लानिंग का मतलब है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, लंच में क्या बनना है, दोपहर के समय खाने के लिए क्या देना है, शाम की चाय के साथ क्या देना है, रात्रि भोजन में क्या परोसना है। ये सारी चीज़ अगर प्लान पहले से हम एक दिन पहले कर लेते हैं तो सभी चीज़ों को हम घर में अरेंज कर लेते हैं। लेकिन आमतौर पे घर में ब्रेड, बटर और एग्स ज़रूर रखने चाहिए हैं। अगर शाकाहारी हैं तो फिर ब्रेड, बटर और बहुत कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स हैं जिनको हम सैलेड के रूप में खाते हैं। और अगर मांसाहारी हैं तो मछली और मांस तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन अंडों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये रहते हैं तो फटाफट बनाने में भी समय कम लगता है और सोचने में भी समय कम लगता है। तो कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी के लिए थोड़ा पहले से सोचना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम छोले बना रहे हैं, ये चना बना रहे हैं, राजमा, लोबिया, इन सभी को बनाने के लिए कड़े होते हैं। ये बीन्स जो हैं जैसे छोले, राजमा, चना, लोबिया, ये कड़े होते हैं। इनको हमें रात भर भिगोना होता है, यानी 7 से 8 घंटे यदि भिगोए जाते
जाते हैं तो ये फूल जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं और आसानी से पकते हैं और पचने योग्य भी हो जाते हैं। दालों को यदि हमें अंकुरित करना है तो अंकुरण में भी समय लगता है। गर्मी के दिन में 1.5 से 2 दिन का समय लगता है, लेकिन जाड़े के दिन में 3 से 4 दिन का भी समय लग सकता है। तो अगर अंकुरित अनाज हमें परोसना है या अंकुरित सलाद बनाना है तो इसकी प्रिपरेशन पहले करनी होगी। इसी तरह यदि हमें उड़द की दाल और चावल पीस करके खमीर उठाना है, इडली बनानी है, ढोकला बनाना है या डोसा बनाना है, तो वो तभी संभव होगा जब हम पहले से प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके लिए नियोजन अत्यंत अत्यंत आवश्यक होता है। पूर्ण सप्ताह, जब पूरा एक सप्ताह को हम प्लान कर लेते हैं तो हमारे दिमाग पे बहुत जोर नहीं पड़ता और भोजन बनाते समय भी हमें आनंद महसूस होता है, क्योंकि हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है। आप 1 हफ्ते की प्लानिंग ना करें, 2-2, 3-3 दिन करके प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो उस दिन अगर सबको पसंद है तो आलू के पराठे, और मौसम ठीक है, मौसम के अनुसार गोभी मिल रही है, गोभी, मेथी, इनके पराठे बनाए जा सकते हैं। यदि अंडे का सेवन करते हैं तो अंडे की भुजिया है, ऑमलेट बनाया जा सकता है, चाय कॉफ़ी साथ में सर्व की जा सकती है और थोड़ी देर बाद कोई एक फल दिया जा सकता है। इसी तरह सोमवार के लिए तो ये मैंने संडे से लेकर के सैटरडे तक की किताब में सारी प्लानिंग दी है। कभी हम भरवा रोटी बनाएं, कभी उबले हुए अंडे दें, कभी दूध वाला दलिया दें, दलिए का पुलाव बनाएं, कभी ब्रेड ऑमलेट सर्व करें, कभी पनीर का पराठा बनाएं भरवा, या पनीर टमाटर की भुजिया तैयार करें, बेसन का चीला भी हम बना सकते हैं। तो ये सारी, सुबह का नाश्ता क्या होना चाहिए, ये सारी प्लानिंग मैंने यहाँ पर दी है। किताब में पेज नंबर 16 पर है, जो आप सब ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब जब दोपहर के भोजन की बात आती है तो दोपहर का जो भोजन होता है, इसी तरह दोपहर का भोजन थोड़ा गरिष्ठ होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि हम घर में रहने वाले हैं या घर से बाहर हम काम करने वाले हैं। तो ज़्यादातर जो लोग घर में रहते हैं वो तो गरम गरम खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, सलाद, चटनी, अचार सब कुछ रहता है और आराम से खा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति जो कि सुबह ही खाना खा के निकल जाते हैं, 2 रोटी और सब्जी अपने साथ पैक करके ले जाते हैं। कई ऑफिस ऐसे हैं जहाँ की कैंटीन में दोपहर का खाना सर्व होता है, या पैक्ड लंच आता है। तो रोज़ रोज़ बाहर का भी नहीं खाया जा सकता, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। बच्चे हैं, बड़े हैं, विद्यार्थी हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले हो, आप सब तो टिफ़िन में 2 रोटी और पराठा सब्जी या रोटी सब्जी ले जा सकते हो। आराम से उसमें भी चेंजेस होने चाहिए। कभी पनीर की भुजिया रोटी रख ली, कोई एक फल रख लिया, आलू गोभी अभी मौसम है तो सूखी सब्जी रख ली, और जो फल आ रहे हैं, जैसे अभी फल संतरा आ रहा है, अंगूर आ रहा है, थोड़ा सा वो रख लिया, पूड़ी अचार पूरी सब्जी रख ली, मटर आलू की सब्जी, मटर तो अब कड़ी हो गई है, मटर खाने योग्य नहीं है, तो कोई भी सीजनल जैसे परवल आलू की सब्जी रख ली। तो कोई एक सूखी सब्जी और रोटी बनाई जा सकती है। किसी दिन भरवा पराठे भी रख के ले जाए जा सकते हैं। अगर हम घर में खाते हैं तो दाल है, राजमा है, छोले हैं, ये दोपहर के समय आराम से बनाए जा सकते हैं और आसानी से पचते भी हैं। रात के समय ये चीज़ें अगर खाने में शामिल की जाती हैं तो खाना भारी हो जाता है। छुट्टी के दिनों में कुछ गरिष्ठ भी बनाया जा सकता है सबकी रुचियों को देखते हुए, जैसे छोले भटूरे बनाए जा सकते हैं, छोले पूड़ी बनाई जा सकती है, टमाटर आलू की रस्से की सब्जी और पूड़ी भी सर्व की जा सकती है, दाल की पूड़ी बनाई जा सकती है। तो कई वैरायटी से, और साथ में दही सर्व किया जा सकता है। अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो छाछ या मट्ठा भी परोसा जा सकता है।
ऐसा अगर हम करते हैं तो सभी लोग संतुष्ट होते हैं। लेकिन ये सब तब संभव है जब हम पहले से प्लान कर लें, क्योंकि प्लानिंग कर लेने से हमारे पास हर चीज़ उपलब्ध होती है और फिर हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, यानी दिमाग पे बहुत जोर नहीं देना होता है। इसलिए प्लानिंग अत्यंत ही आवश्यक होती है। अब शाम की चाय में आप सब जानते हो, चाय कभी भी खाली नहीं पीनी चाहिए। चाय अगर हम पीने वाले हैं तो हमें चाय के साथ जैसे हम बिस्किट ले सकते हैं, मठरी ले सकते हैं, नमकीन पारे बना के रखा, सूजी के उपमा, लाई भूजा या भुना हुआ चना, कई चीज़ें हैं। और बहुत मन करे छुट्टी के दिन तो कभी घर में बनाए समोसे भी खाए जा सकते हैं। आजकल कोरोना पीरियड है तो बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जितना हो सके घर में प्रिपेयर करके परिवार के लोगों को परोसना चाहिए, खिलाना चाहिए। पालक के पकौड़े, मौसम है तो पालक के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, आलू के पकौड़े, डिपेंड करता है मौसम कैसा है। गर्मी के दिनों में तला चना व्यंजन गरिष्ठ होता है, उसे नहीं लेना चाहिए। जो रात्रि का भोजन है बच्चों, उस पर तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। रात में एक रसेदार सब्जी, एक सूखी सब्जी, या दिन में दाल नहीं बनी है तो रात को दाल बन सकती है। लेकिन रात का भोजन गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, हल्का हो और परिवार के लोगों को इसका सेवन जल्दी करना चाहिए। अगर हम रात्रि का भोजन सोने के 2 घंटे पहले करते हैं तो हमारा भोजन थोड़ा बहुत पच जाता है, और पच जाने के बाद क्या होता है कि आसानी से सुबह के समय हमारा पेट साफ होता है, हम प्रसन्नचित रहते हैं, कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है और हमारे शुगर का लेवल मेंटेन होता है। लेकिन जो लोग रात्रि का भोजन 11 बजे, 11:30, 12 बजे करते हैं, 10 बजे के बाद करते हैं, वह भोजन का समय उचित नहीं है। तो जो सबसे उचित समय होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह 7 से 8 बजे के बीच में सबसे बेस्ट माना जाता है। दोपहर मिड डे जो टाइम होता है, मिड मॉर्निंग टाइम, वो 10 से 10:30 का टाइम होता है। और दोपहर का जो भोजन है वो 12 से 1 बजे के बीच का होता है। और शाम की जो चाय है वो 4 से 5 के बीच होती है। और 6 बजे तक कोई सूप वगैरह लिया जा सकता है। और 7 से 8 के बीच में रात्रि भोजन अवश्य कर लेना चाहिए। और रात को 10 बजे यदि हम सोते हैं तब हमें 7 से 8 के बीच करना चाहिए। और यदि हम रात में 9 बजे सोने वाले हैं तो हमें 7 बजे, 7:30 बजे के अंदर ही भोजन कर लेना चाहिए और भोजन हल्का करना चाहिए। जिनका शारीरिक वज़न बढ़ रहा हो उन लोगों को 2 रोटी खाते हों तो 1 रोटी खानी चाहिए। बहुत भर के कटोरा दाल और सब्जी खा लें, और ताकि पेट भर सके, भूख ना लगे। और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी आप स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि वो रात्रि का भोजन जल्दी करें और कम खाएं, और गरिष्ठ बिल्कुल ना खाएं, हल्का भोजन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब तो हल्की हल्की सब्जियां आ गई, लौकी आ गई, नीनुआ आ गया, परवल आ गया, जो कि सीज़न के हिसाब से गरिष्ठ नहीं है। ये इन्हीं का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। और दोनों टाइम सलाद भोजन में निश्चित होना चाहिए। हम भारतीयों की प्लेट में सलाद होता ही नहीं है, सलाद का स्थान बहुत कम होता है, इसलिए सलाद खाने में भी आलस आता है। और फल भी नहीं होते। जब उनसे पूछिए, मैंने कितने सर्वे किए हैं जहाँ की सब वर्ग के लोग यही कहते हैं कि जब बीमार होते हैं तो घर में फल आता है और फल का सेवन करते हैं। निम्न और मध्यम वर्ग का यही कहना है। और जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके यहाँ तो फल और ड्राई फ्रूट्स भरे ही रहते हैं। फल तो इवन खाना नहीं पसंद करते और सड़ के चले जाते हैं या नौकरों में बांट दिए जाते हैं। तो हमें ये प्रकृति ने दिए हैं, ये खूबसूरत हैं, हमें इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। कोई भी मेनू बनाने से पहले जो पारिवारिक सदस्य हैं उनकी कितनी संख्या है ना। मैंने कहा था ना कि परिवार का आकार कैसा है। परिवार
छोटा है या बड़ा है, तो परिवार के लोगों की संख्या क्या है, साधनों की जानकारी, घर में क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, रहन सहन का स्तर कैसा है, यानी निम्न वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग हैं या उच्च वर्ग के हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब बेटा आप आहार प्लान करेंगे तो आप निश्चित रूप से ये सारी बातें ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन सब को आहार प्लान करते समय ध्यान रखना चाहिए, हैं। और ऐसा अगर हम करते हैं तो मील प्लानिंग बहुत बेहतर होती है। पेज नंबर 20 पे मैंने सारी जो शाकाहारी परिवार हैं उनकी दैनिक संतुलित आहार क्या होता है, उनके लिए प्लान क्या होना चाहिए, जो सबके मील प्लानिंग्स दिए हैं पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 21 पे ये किताब हमारे हाथ में पुरानी है बेटा, मैंने RDA आप सबको पढ़ाया है और RDA 2020 पढ़ा दिया है। अब इन पुरानी किताबों में ये 1993 और 2003 का चल रहा है। अभी हमें ये मैं बताने जा रही हूँ कि घर में अंदाज कैसे लगाना चाहिए कि एक महीने में कितना अनाज लगेगा, कितनी मतलब दालें लगेंगी, कितना तेल या रिफाइंड लगेगा, कितना शक्कर या गुड़ लग सकता है। देखो, इसके लिए एक तालिका के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। पेज नंबर 22 पे दी है, आप देख लीजिएगा। आपकी बुक नई होगी तो उसमें पेजेस चेंज होंगे। ये पुरानी किताब है और काफ़ी पुरानी है, 2010 की है। आपके पास तो लेटेस्ट एडिशन होंगे, उनमें आप पेज खोज लीजिएगा। खाद्यान्न, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी परिवार में सदस्य ज़्यादा हैं और एक दिन में 1775 ग्राम यानी 1 किलो 750 ग्राम के करीब खाद्यान्न लगता है एक दिन में। तो 30 दिन में कितना लगेगा, गुणा कर दिया, 55 किलो आटा लगेगा। दालें 350 ग्राम यदि दाल बनती है एक परिवार में 7-8 लोगों के लिए, तो 30 दिन में कितनी लगेगी, तो 11 किलो दाल लगेगी। अब ज़्यादातर हमारे यहाँ अरहर की दाल खाई जाती है, लेकिन यदि हम कई दालें मिला के बनाते हैं, मिक्स दाल बनाते हैं, किसी दिन मसूर बनाई, किसी दिन मूंग बनाई, उड़द बनाई, तो सब दाल की क्वांटिटी उसी हिसाब से 11 किलोग्राम में सिमट जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वैसे हम लोगों के ईस्टर्न यूपी में ज़्यादातर अरहर की दाल ही पसंद की जाती है, जिसे हम रेड ग्राम दाल कहते हैं। वसा और तेल सभी के घर में उठता है, चाहे वो रिफाइंड के रूप में हो, मस्टर्ड ऑयल के रूप में हो या देशी घी के रूप में हो। तो जितना वो कंज्यूम एक दिन में हो रहा है उसको आप 30 से गुणा कर दीजिए, उतना आपके घर में एक महीने में खपत होगी। तो जब बजट बनाएं तो एक महीने का सामान लाएं तो उतनी उतनी चीज़ें घर में ला करके रख लें, ताकि इसकी कभी भी किल्लत ना होने पाए, कमी ना होने पाए। शक्कर या गुड़ उसी अंदाज से कि अगर 190 ग्राम शक्कर या गुड़ लगता है तो 30 से गुणा करें, 6 किलोग्राम के लगभग लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मील प्लानिंग बेटा केवल घरों के लिए ही नहीं की जाती, बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए मील प्लानर होते हैं। और आप लोग जब पढ़कर निकलोगे तो आपका अपॉइंटमेंट मील प्लानर के रूप में भी हो सकता है, आपका अपॉइंटमेंट एक डाइटिशियन के रूप में भी हो सकता है। तब आपको संस्था के लिए प्लान करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हॉस्टल्स, जिनको हॉस्टल चलाने होते हैं, आजकल तो घरों घरों में हॉस्टल खुल गए हैं और छात्रावास खुल गए हैं। तो उनके लिए जो ओनर होते हैं उनको पूरी प्लानिंग करनी होती है कि कितने लोगों के लिए बनना है, क्या रुचि है, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। उसी हिसाब से स्वास्थ्य केंद्र जो हेल्थ सेंटर होते हैं, अस्पताल होते हैं, इसी तरह जेल होती हैं। जेल में भी कैदियों के लिए खाना बनता है, लेकिन वो बिना प्लानिंग के नहीं बनता। अगर बिना प्लानिंग, इसी तरह सेना के लिए भी प्लान होता है। तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर मील प्लान किया जाता है, उनको इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो मील प्लानिंग में बड़े सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। आहार नियोजन के द्वारा किसी भी व्यक्ति या परिवार अथवा संस्था
एक तो आवश्यकता पूरी होती है अगर मील प्लानिंग अच्छे ढंग से की जाए, तो आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी तरह से होती है। दूसरी चीज़ ये कि मील प्लानिंग अगर हम करके चलते हैं तो हमारे धन का सदुपयोग होता है, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं होती। हम मौसम के अनुसार सस्ते, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल टमाटर सस्ता मिल रहा है, हम टमाटर खरीद लें और थोड़ी टमाटर में प्याज, हरी मिर्च, अदरक सब कुछ डाल करके और पका लें, उसमें चीनी और हल्का सा नमक डाल दें, तो उससे क्या होगा कि हमारी चटनी बनकर तैयार है। इसको हमने रख दिया। यदि किसी समय भी हमको खाना बनाते समय देर हो रही है या हम सब्जी नहीं बना पाए हैं तो उसके साथ रोटी या पराठा बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम मौसम के अनुसार सस्ती चीज़ों को खरीद लें और उसका सदुपयोग करें तो उससे हमारे धन की बचत होती है। आहार नियोजन के द्वारा समय का बहुत ही सदुपयोग होता है। मैंने अभी कहा, पहले से हम प्लान कर लेते हैं तो इससे हमारे मानसिक तनाव को भी झंझट उससे छुटकारा मिल जाता है और हमारी प्लानिंग बेटर होती है। आहार आयोजन के द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के साथ साथ उसकी रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। भोजन के रंग, स्वाद, रूप, पकाने की जो विधियां हैं, ये सब पहले से डिसाइड हो जाती हैं। वो पहले से डिसाइडेड होती हैं तो उससे जो खाने वाले लोग हैं उनकी भूख बढ़ जाती है, भोजन भी स्वादिष्ट बनता है और उसको ग्रहण करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। आहार नियोजन करने से पूरे दिन की आहार तालिका व्यवस्थित हो जाती है और सारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं पोषक तत्वों के साथ आहार में शामिल हो जाते हैं, जिससे हमें संतुलित आहार भली प्रकार प्राप्त होता है। आहार आयोजन के द्वारा कार्य का सरलीकरण हो जाता है, ईजी हो जाता है वर्क हैं, और पूर्ण रूप से योजना बनाने की ओर पूरी योजना अगर बनाई जाए तो शक्ति, धन और समय तीनों की, एनर्जी, मनी एंड टाइम, तीनों ही सेव होता है। और यदि घर में कोई रोगी है तो उसके रोग के अनुसार उसकी रोग की अवस्था कैसी है, उसकी रोग की तीव्रता कैसी है, उसके अनुसार उसको आहार प्लान करके ही देना संभव होता है। तो आहार प्लानिंग से भी बहुत सारे लाभ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने ये मील प्लानिंग का जो चैप्टर था वो पूरी काफ़ी हद तक बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग बताऊंगी, जो कि मैंने थेरेपेटिक न्यूट्रिशन प्लान करते समय पढ़ाया था। सेम प्रिंसिपल्स होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दोनों तरह से आता है कि आहार चिकित्सीय आहार को प्लान करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, या ये भी आ सकता है कि सामान्य आहार को प्लान करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपको वो समझाऊंगी। तो मुझे लगता है कि आज का चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो आप निश्चित रूप से चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं या मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप रिस्पांस ज़रूर दें कि आपको क्लास समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि एक टीचर के लिए वो मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।